तो आज हम वीपीओ सीरीज की छठवीं क्लास पढ़ेंगे और इस छठवीं क्लास में हम पूरे पंचायती राज अधिनियम को आज कंप्लीट कर देंगे। धारा 119 तक जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनको कवर किया जाएगा। पिछली 5 क्लासेस हमने पढ़ ली थी जिसमें हमने धारा 96 तक कवर किया हुआ था। उसके आगे से आज पढ़ेंगे और जो भी बच्चा नया है वो पहले 5 क्लासेस देख ले ताकि क्रमवार तरीके से उसको सारे टॉपिक्स समझ में आते रहें। ठीक है, अब देखते हैं हम आज की क्लास में धारा 97 से। तो 97 से धारा 109 ए, धारा 97 से और 109 ए तक ये चैप्टर 8 के अंतर्गत आता है और इसमें सब सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है? प्रक्रियाओं का मतलब है कि जो पंचायती राज अधिनियम 1947 बनाया गया है उसको यदि एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम होते हैं, कुछ उपविधियां होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट धाराओं को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। धाराएं बहुत ही ट्रिकी होती हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ नियम प्रक्रियाएं बनानी होती हैं और उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर कर ही हम पंचायती राज अधिनियम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो धारा 97 से धारा 109 तक चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसमें सारी प्रक्रियाओं की बात की गई है। अब देखते हैं क्या है। अगर पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें बहुत सारी धाराएं दी हैं, तो ये दो धाराएं आपको याद रखनी, धारा 20 CA और धारा 20 CC। इन दो धाराओं को छोड़कर आप किसी भी धारा का उल्लंघन करते हैं या कोई भी अपराध करते हैं इन दो धाराओं को छोड़कर, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस तो नहीं किया जा सकता पर सिविल केस जरूर किया जा सकता है, यानी कि दीवानी केस। दीवानी मामलों में उसके ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें जो दीवानी केस में अधिकतम दंड दिया जा सकता है वो 500 रुपये तक दिया जा सकता है। केवल अर्थदंड दिया जाएगा, उसे कारावास नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो क्रिमिनल केस नहीं है। अर्थदंड भी कितना दिया जा सकता है? अधिकतम 500 रुपये तक। हालांकि ये राशि है जो 500 रुपये निश्चित नहीं है कि 500 ही देना है, हो सकता है 100 रुपये भी लगा दे, हो सकता है 200 रुपये भी लगा दे, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतम 500 रुपये ही रहेगा। अब यदि अपराध, मान लीजिए कि आपने किसी भी धारा 1947 की किसी भी धारा के अंतर्गत कोई अपराध किया है और आपको पता चल रहा है कि आपने अपराध किया है लेकिन फिर भी आप उस अपराध को किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि अपराध जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्धि के दिन से प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए, मतलब आपके पता होने के बावजूद भी आप उस अपराध को कर रहे थे, तो जितने दिन आपने अतिरिक्त किया उस अपराध को, उसके लिए अधिकतम प्रतिदिन 50 रुपये अतिरिक्त लिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपराध करते हुए 10 दिन हो गए, आपको पहले ही दिन पता चल गया था, 9 दिन आपने एक्स्ट्रा कर लिया, तो 9 गुणे 50 यानी 450 रुपये आपसे और एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमने दो धाराएं छोड़ी थी, 12 BCA और 12 BCC, इन दो धाराओं के अंतर्गत क्रिमिनल केस किया जा सकता है। ये धाराएं क्या हैं? धारा BCA है जो वो होती है निर्वाचन के लिए किसी भूमि का यदि अधिग्रहण करना हो। मान लीजिए कि पंचायत के चुनाव होने हैं और डीएम को लगता है कि आपकी एक ज़मीन है जो पंचायत निर्वाचन के लिए आवश्यक है उस ज़मीन का अधिग्रहण करना, और आप वो भूमि देने से मना कर देते हो किसी भी पंचायत पदाधिकारी को या डीएम को, तो फिर उस स्थिति में आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जा सकता है। और क्रिमिनल केस का मतलब होता है कि आपको उसमें कारावास भी मिलेगा, अर्थदंड भी मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकते हैं। क्रिमिनल केस का मतलब यही है कि आपको दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं और इसमें अधिकतम आपको 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, धारा BCA और BCC के अंतर्गत BCC कहलाती है कि डीएम की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति। मान लीजिए कोई अधिग्रहण करना चाहता था डीएम, उसने आपसे भूमि की जानकारी मांगी, कितनी भूमि है, उसका मतलब खसरा खतौनी जो भी होता है, अगर वो जानकारी मांगी और आपने मना कर दिया डीएम को देने से, तो उस स्थिति में भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर क्या क्या हो सकता है। जुर्माना 500 रुपये अधिकतम है। ठीक है, अतिरिक्त दिन के लिए 50 रुपये अधिकतम लिया जा सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि पंचायत से संबंधित नियम कौन बनाता है। एक्ट तो देखो बन गया, एक्ट है हमारा, 1 मिनट।
देखिए एक्ट तो है, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम पीआरआई जो एक्ट है हमारा वो 1947 में बना हुआ था, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे। तो वो जो 47 एक्ट को अधिनियमित करने के वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं इन नियमों को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पे जिला पंचायत भी है, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत दोनों ही उपविधियाँ बना सकती हैं, ठीक है। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, उपविधि बनाने की शक्ति ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के पास होती है। ये किस में कहा गया है? धारा 98 में। और धारा 98 के अंतर्गत यदि पंचायत से संबंधित कोई भी नियम जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था या कोई भी उपविधि जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के द्वारा बनाई गई थी, आप उनका भी उल्लंघन करते हैं तो आपको अधिकतम 500 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है, ठीक है। 500 रुपये तक का आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है। अगर अपराध जारी रहता है तो सेम वही प्रोसीजर होगा जो पहले की धाराओं में हुआ है कि जारी रहने पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अधिकतम 50 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आगे आते हैं ग्राम पंचायत की संपत्ति। ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या क्या है पहले तो ये जान लेंगे हम। ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है। सार्वजनिक पंचायत खड़ंजा जिसे कहते हैं गाँव में, पंचायत सड़क होती है जो सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक चार दीवारी सीमा, यानी गांव की कोई सीमा है किसी भी तरीके से बनाई गई हो वो, ठीक है। कोई बिजली का खंबा है, कोई लैंप पोस्ट है, या जितने भी उस पंचायत के अंतर्गत वृक्ष आते हैं वृक्ष संपदा कहलाएगी वो। बस, टैक्सी स्टैंड, नाली, तालाब, ये सब पंचायत की संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या है, यदि आप इनमें से किसी भी संपत्ति में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं या उसको उस स्थान से हटाकर कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं या स्थापित कर देते हैं दूसरी जगह पे, तो उस स्थिति में आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जा सकता है अधिकतम 1000 रुपये का। 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और इसमें सिर्फ सिविल केस ही होगा, क्रिमिनल केस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्षति पहुंचाई गई संपत्ति थी जो, जैसे आपने एक लैंप पोस्ट तोड़ दिया, मान लीजिए गांव में आप गए और लैंप पोस्ट तोड़ दिया आपने, तो आपके ऊपर 1000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा ही लगेगा। और लैंप पोस्ट की जितनी कीमत होगी, मान लीजिए ये 1000 रुपये की ये लैंप पोस्ट थी, तो ये कीमत भी आपसे ही वसूल ली जाएगी। तो यही कह रहा है कि क्षति पहुंचाई गई संपत्ति को हानि होने वाली धनराशि की वसूली भी उसी व्यक्ति से वसूली जाएगी जिसके ऊपर ऐसा करने के लिए अर्थदंड के रूप में पेनाल्टी लगाई गई थी। जिसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी उसी से ये क्षति भी वसूल की जाएगी। आगे देखते हैं धारा 100, ठीक है। धारा 100 के अंतर्गत देखते हैं ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 100 क्या कहती है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नियम या उपविधि के अंतर्गत कोई भी नियम बनाया राज्य सरकार ने, कोई भी उपविधि बनाई गई है, उसके अंतर्गत कोई नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस क्या जारी किया जाता है? चल या अचल संपत्ति, सरकारी या निजी निर्माण कार्य कराने का आदेश दिया जाता है उस नोटिस में, या फिर ऐसे निर्माण कार्य करने को मना करने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि आदेश का पालन कर लेंगे तब तो ठीक है, और आदेश का पालन नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत स्वयं ही जिस कार्य को पालन करने का आदेश या निर्माण करने का आदेश आपको दिया गया था नोटिस में, यदि आप नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत स्वयं उस कार्य को पूरा करेगी, और जो भी उस कार्य को पूरा करने में व्यय होगा या जो भी धनराशि व्यय होगी वो आपसे मालगुजारी के रूप में वसूल ली जाएगी। और ऊपर से आपके ऊपर अर्थदंड भी लगा दिया जाएगा क्योंकि आपने आदेश का पालन नहीं किया जो नोटिस दिया गया था, तो उसमें भी अधिकतम अर्थदंड 500 रुपये और अतिरिक्त दिन के लिए अधिकतम 50 रुपये दिया जा सकता है। अच्छा, अब अपील की जा सकती है क्या? यदि आपके पास कोई नोटिस आया, मान लीजिए ये नोटिस आया कि आप अपने घर के सामने जो भी कूड़े का ढेर लगाए हैं या कुछ वहाँ पे बनाना चाहते हैं जिससे पब्लिक हेल्थ को खतरा हो रहा है, और नोटिस में आपको मना किया गया था कि आपको वो काम नहीं करना है, फिर भी आपने किया, लेकिन ग्राम पंचायत ने क्या किया कि आपके ऊपर अर्थदंड लगा दिया 500 रुपये का, तो फिर आप उस स्थिति में अपील भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दी गई किसी भी आज्ञा अथवा निर्देश के विरुद्ध आप अपील करेंगे।
आज्ञा अथवा निर्देश के दिनांक से 30 दिन के भीतर ऐसी अपील की जाएगी और विहित प्राधिकारी के पास, जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी अधिकारी, उसी के पास आपको अपील करनी होगी किसी भी नोटिस के खिलाफ। 30 दिन के भीतर करना होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब विहित प्राधिकारी के पास जब वो मामला जाएगा तो वो आज्ञा या निर्देश को कंफर्म कर सकता है कि नहीं, जो ग्राम पंचायत ने आज्ञा दी थी वो आपको पूरा करना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ उस नोटिस में चेंजेस करके आपसे बोल सकता है काम पूरा करने को कि चलो ठीक है, कुछ चेंजेस कर देते हैं इस नोटिस में और आप उस काम को पूरा करिए, या फिर वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर सकता है, रद्द कर सकता है, ठीक है। और जो भी निर्णय होगा विहित प्राधिकारी का वो अंतिम होगा, किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकती। हालांकि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उस आज्ञा या निर्देश के पालन को सस्पेंड किया जा सकता है विहित प्राधिकारी के द्वारा ही। जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक आप उस काम को मत करिए। अब देखते हैं कि एक टर्म है अपराध का अभिसंधान, ये क्या होता है। तो अपराध का अभिसंधान इस अधिनियम या इसके नियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध किया आपने, ठीक है, कोई अपराध किया, तो उस स्थिति में आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ मान लीजिए, तो ग्राम पंचायत को ये शक्ति है कि वो कुछ धनराशि लेकर कोर्ट केस को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। जैसे आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी 500 रुपये की, आपने ये जमा नहीं की पेनल्टी, तो क्या किया, ग्राम पंचायत ने कोर्ट केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट केस कर दिया। लेकिन अब अगर आप 500 रुपये देना चाहते हैं तो आप 500 रुपये दे के उस कोर्ट केस को ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो यही है, अपराध का अभिसंधान कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ धनराशि लेकर कोर्ट केस ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं धारा 105, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसको याद रखना है आप सभी को। प्रवेश तथा निरीक्षण। प्रवेश तथा निरीक्षण से समझ में आ रहा होगा, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन करना, किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन करना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत। तो ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के किसी नियम, विधि, उपविधि के अधीन किसी निर्माण कार्य के निरीक्षण, ठीक है, या सर्वे करना है, अथवा कार्य संपादन के लिए किसी भवन या भूमि में प्रवेश किया जा सकता है। किन लोगों के द्वारा प्रवेश किया जा सकता है, ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा, ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा, ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों के द्वारा, या ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है उसको ऐसा अधिकार प्रदान किया गया है तो वो भी प्रवेश कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, वो प्रतिबंध भी हम देख लेंगे क्या प्रतिबंध है। जब भी कोई प्रवेश करेगा तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच में ही प्रवेश करेगा, ना तो सूर्योदय से पहले और ना ही सूर्यास्त के बाद प्रवेश कर सकता है। आगे, किसी मानव निवास गृह में बिना उसके मालिक की अनुमति के प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। और मालिक से अनुमति लेने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखित नोटिस देना होगा उसको 4 घंटे पहले। जब आपको प्रवेश करना है 7 बजे, मान लीजिए आपको शाम को 7 बजे नहीं, सॉरी 4 बजे आपको प्रवेश करना है, ठीक है, तो आपको कम से कम 10-11 बजे उसको नोटिस देना होगा कि भैया हम आपके घर के अंदर आना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं किसी निर्माण कार्य का। तो 4 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा उस घर के मालिक को जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। एक प्रतिबंध यह भी है कि ऐसे कमरे जहां महिलाएं निवास करती हों उन्हें एकांत जगह जाने का पूर्व समय दिया जाएगा। यदि आप ऐसी जगह पे निरीक्षण करना चाहते हैं जहाँ पे महिलाओं का निवास स्थान है तो आप उनको पहले पूर्व समय देंगे निरीक्षण करने से पहले कि आप लोग एकांत जगह पे चले जाएं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि निवास गृह में निवासी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। निवास गृह में निवासी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है प्रवेश तथा निरीक्षण के समय पे। ये 105 थी। अब हम 106 पे आते हैं। धारा 106 क्या कहती है, ठीक है। धारा 106 है जो, वो ग्रामीण संस्थाओं और ग्रामीण पदाधिकारियों के संरक्षण की बात करती है। ग्रामीण संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति। पदाधिकारी कौन होते हैं, ग्राम सभा सदस्य हो गए, ग्राम पंचायत सदस्य या भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य जो भी होते हैं। तो इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा, कोई भी कार्य जो 1947 एक्ट के अंतर्गत अधिकारी की हैसियत से किया गया हो उस पर आप लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं यदि वो 1947 एक्ट के अंतर्गत अधिकारी की हैसियत से किया गया है कोई भी काम, ठीक है। अच्छा,
अगर आपको लीगल कार्रवाई करनी है तो फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए लिखित नोटिस देना होगा। वाद आपको अगर फाइल करना है, कोई भी शूट आपको फाइल करना है, तो उसके लिए आपको लिखित नोटिस देना होगा। यदि आप ग्राम पंचायत को लिखित नोटिस देना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा। 2 महीने पहले ऐसा नोटिस देना होगा कि हम आप पर वाद करना चाहते हैं, सूट फाइल करना चाहते हैं, ठीक है? और यदि आप किसी पदाधिकारी के खिलाफ सूट करना चाहते हैं, तो फिर आपको लिखित नोटिस देना होगा व्यक्ति के कार्यालय में। जिस भी व्यक्ति के आप खिलाफ वाद करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के कार्यालय में या उसके गृह निवास में आपको लिखित नोटिस देना होगा 2 महीने पहले, ठीक है? नोटिस में क्या-क्या होगा? नोटिस में वाद या केस करने का कारण, वाद या केस करने का उद्देश्य, ठीक है? प्रतिकर धनराशि, यदि कोई जुर्माना लगाया गया है या आप उनसे कोई हर्जाना चाहते हैं, उनकी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है, तो वो प्रतिकर धनराशि भी आप उस पे लिखेंगे। केस करने वाले का नाम और पता दोनों होंगे, ठीक है? पता जो जहाँ पे वो निवास करता है वो पता होना चाहिए और उसमें कॉज़ लिखा होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, किसी कार्य के होने या होने की दशा के 6 महीने के पश्चात ही प्रारंभ हो सकता है कोई भी वाद। मान लीजिए कि आपका कोई भी चीज़ में आप वाद करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में वाद करना चाहते हैं, तो जिस तारीख को ये घटना घटी थी, मान लीजिए 10 अप्रैल को घटी घटना, तो आप इस वाद को 6 महीने के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? नोटिस आपको 2 महीने पहले देना होगा, लेकिन वाद कब स्टार्ट होगा? 6 महीने बाद, ठीक है? घटना की तिथि से 6 महीने बाद आप प्रारंभ कर सकते हैं वाद को। आगे देखते हैं धारा 107। धारा 107 क्या कहती है? ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत पदाधिकारी 1947 एक्ट के अंतर्गत या इसके किसी नियम या उपविधि के अंतर्गत कोई भी सद्भावनापूर्ण कार्यवाही करता है, तो उसके ऊपर नो सिविल केस और प्रोसिक्यूशन इंटरटेन्ड, ना ही उसके ऊपर कोई सिविल केस हो सकता है और ना ही कोई भी प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, ठीक है? 1947 एक्ट के अंतर्गत ही कोई कार्य किया हुआ होना चाहिए या कोई भी नियम बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई थी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो पंचायत का पदाधिकारी था, तो उसके खिलाफ आप सिविल केस नहीं कर सकते हैं। 107 ए क्या कहती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत समिति, ठीक है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या कोई भी पंचायत समिति है, अब उसमें कोई कार्यवाही होनी है, ठीक है? एक बैठक बुलाई गई, उसमें कोई कार्यवाही होनी है, तो ये धारा जो 107 ए है, ये कहती है कि जब तक वहाँ पर उस बैठक में 2/3 सदस्य हैं जो कार्यवाही के समय निर्वाचित सदस्य उपस्थित नहीं हों, तब तक कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं होगी। यदि 2/3 निर्वाचित सदस्य अनुपस्थित हैं वहाँ पे, तो कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं होगी और यदि 2/3 सदस्य उपस्थित हैं, तो उधर पे सभी कार्यवाही मान्य होंगी, फिर भले ही कोई पद रिक्त क्यों ना हो। इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये कार्रवाई मान्य नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे तो 2 पद रिक्त थे या 1 पद रिक्त था। बस यहाँ पे शर्त ये है कि 2/3 निर्वाचित सदस्य उपस्थित होने चाहिए। पद रिक्ति बनी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर आप इस आधार पर नहीं उस कार्रवाई को अवैध ठहरा सकते कि किसी सदस्य के नाम दर्ज में त्रुटि हो गई थी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति कार्रवाई के समय में बैठक में उपस्थित था और उसने मतदान भी किया था। भाई वो प्राधिकृत व्यक्ति है, उसको अधिकार दिया गया ऐसा करने का तो वो करेगा, ठीक है? तो इस आधार पर आप कार्रवाई को अमान्य नहीं ठहराएंगे। अब धारा 108 देखते हैं। धारा 108 भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध किसी भी अपराध की जानकारी पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत को तत्काल दी जाएगी। ये पुलिस से संबंधित धारा है कि पुलिस किस तरीके से ग्राम पंचायत की सहायता करेगी। तो बताया गया है कि यदि 1947 अधिनियम के अंतर्गत पुलिस को किसी भी जुर्म की जानकारी प्राप्त होती है या उसको ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो इसकी जानकारी वो तुरंत किसको देगा? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को तत्काल सूचना देगा और पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायत सदस्यों तथा सेवकों सेवकों को विधिक अधिकारों में सहायता प्रदान करे। ये कर्तव्य है पुलिस का, ठीक है? आगे देखते हैं धारा 109। धारा 109 क्या कहती है? यदि ग्राम पंचायत का किसी ग्राम पंचायत से झगड़ा हो जाए,
ग्राम पंचायत का किसी क्षेत्र पंचायत से, या ग्राम पंचायत का किसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत से हो जाए, या ग्राम पंचायत का किसी टाउन एरिया एक्ट से झगड़ा हो जाए, या फिर ग्राम पंचायत का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से झगड़ा हो जाए, तो उस स्थिति में जो भी मामला होगा झगड़े का, वो किसको भेज दिया जाएगा? विहित प्राधिकारी को, राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी, और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। उसके निर्णय को किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं दी जा सकती। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत सचिव के कार्य और उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है। ये धारा पूछी जा सकती है नंबर वाइज भी, और इसके अंतर्गत जो दिए गए हैं तथ्य वो भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं धारा 109 ए में क्या कहते हैं। ग्राम पंचायत के समस्त अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में होंगे। पहला तो ये बताया गया है आपको कि जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सचिवालय के, वो किसकी अभिरक्षा में होते हैं? उनका मालिक कौन होगा? उनकी कस्टडी किसके पास होगी? वो सारी चीज़ें सचिव के पास होती हैं। ठीक है। किसी अभिलेख की मांग करने पर सचिव से ही आवेदन किया जाता है। यदि किसी ग्राम सभा के सदस्य को या किसी निवासी को किसी भी अभिलेख की ज़रूरत पड़ गई, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या निवास की, तो वो अभिलेख किससे मांगेगा? सचिव से। सचिव से आवेदन करेगा, जो भी उसकी फ़ीस होगी निर्धारित फ़ीस का भुगतान करेगा, और सचिव फिर उसको अभिलेख की प्रति देगा। अभिलेख की प्रति किस तरीके से देगा? सचिव के हस्ताक्षर होंगे उसमें, ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए उसको। ठीक है। प्रतिलिपि में सत्य प्रतिलिपि की एक मुहर होती है, ठीक है, और पंचायत की मुहर होती है। ठीक है। तो ये दोनों मुहर लगी होनी चाहिए, सचिव का साइन होना चाहिए उस पर। आगे देखते हैं। प्रमाणित प्रति जो होती है, सत्य प्रतिलिपि के रूप में जो प्रमाणित किया गया था उसको साक्ष्य के रूप में भी पेश किया जा सकता है। और ये जो प्रमाणित प्रति होती है इसको बिल्कुल मूल अभिलेख के समान पेश किया जा सकता है। जैसा मूल अभिलेख काम करता अगर साक्ष्य के तौर पर, वैसा ही ये सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित जो भी अभिलेख होगा वो भी काम करेगा। आगे देखेंगे हम चैप्टर 9। ठीक है। यहाँ तक चैप्टर 8 खत्म हो गया। अब चैप्टर 9 देखते हैं। इसमें धारा 110 से धारा 119 तक की बात की गई है, और बस 119 के बाद तो कोई धारा है नहीं है, खत्म ही है उसके बाद। हम देखते हैं अब इसमें क्या है, नियम और उपविधियां। ठीक है। धारा 110 में क्या कहती है? राज्य सरकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बनाएगी। ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल गई कि राज्य सरकार नियम बनाती है। किस तरीके से बनाएगी? गजट में अधिसूचना द्वारा। गजट में अधिसूचना द्वारा कोई भी नियम बनाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। ये धारा 110 की बात है। और कुल 46 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज अधिनियम 1947 में कुल 46 विषय दिए गए हैं जिन पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। ये 40 विषय मैंने यहाँ पे एक एक करके तो कवर नहीं किए हैं, ये लोग आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। कुछ नियम के उदाहरण हैं, जैसे कि किन पर नियम बना सकती है। तो जैसे ग्राम पंचायत को ऋण लेना है किसी भी संस्था से, तो उसका क्या नियम होगा? वो राज्य सरकार बनाएगी। या ऋण देना है उसका भी नियम होगा कोई, तो वो भी राज्य सरकार बनाएगी। ग्राम पंचायत तथा अन्य अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार की प्रणाली कैसे होगी, किस तरीके से काम करेगी? ये जो वीडियो होता है ये किससे कांटेक्ट करेगा? डायरेक्ट डीएम से करेगा, या फिर अपने जो बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे कांटेक्ट करेगा? तो इसका एक क्रम होता है कि आप डायरेक्ट डीएम से बात नहीं कर सकते। आप वीडियो हैं तो आप पहले बीडीओ से बात करेंगे, बीडीओ जाएगा सीडीओ के पास, ठीक है, सीडीओ जाएगा डीएम के पास। तो इस तरीके से क्रम होता है। तो पत्र व्यवहार की प्रणाली, ये नियम बनाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं उपविधियां। अब धारा 111 और धारा 112 देखते हैं। तो धारा 112 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपविधियां बनाने का अधिकार है, और धारा 111 के अंदर जिला पंचायतों को उपविधियां बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो उपविधियां दोनों ही बना सकते हैं, धारा 111 और धारा 112 के अंतर्गत जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। इसके बाद देखते हैं कि जो जिला पंचायत है वो किन किन चीज़ों के लिए उपविधियां बना सकती है। तो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा में वृद्धि और ग्राम पंचायतों के प्रशासन को चलाने हेतु है। अब मान लीजिए कोई मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें मान लीजिए कि 200-250 गांव हैं, 250-300 गांव होंगे।
तो इन इतने सारे गाँवों का प्रशासन चलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई नियम उपविधियाँ तो होनी ही चाहिए। तो जिला पंचायत क्या करेगी, कुछ नियम या उपविधियाँ बनाएगी प्रशासन को चलाने के लिए। स्वास्थ्य सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जिला पंचायतों की होती है पूरे जिले के अंतर्गत। तो स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी या सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु भी उपविधियाँ जिला पंचायत ही बनाती है। ग्राम पंचायतों को उपविधियाँ बनाने का अधिकार दिया गया है 112 के अंतर्गत। जैसे जल प्रबंधन से संबंधित उपविधियाँ बना सकती है, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं उसको, अंत्येष्टि स्थल, ठीक है, अंत्येष्टि स्थल के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए भी उपविधियाँ बना सकती है। ये छोटे मोटे काम जो गांव के स्तर पर होते हैं उनके लिए उपविधियाँ बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास भी है। अब यहाँ पे धारा 112 के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी उपविधियाँ बना जा सकती हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। तो पीने के पानी के प्रयोजन हेतु भी उपविधियाँ ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई जाती हैं। सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए भी उपविधियाँ ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई जाएंगी। किसी नाली अथवा सार्वजनिक सड़क, नदी, तालाब, कुएं अथवा किसी स्थान पर पानी के उत्सर्जन का प्रतिषेध करना है, यानी मना करना है उस काम को करने से कि यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, या उसको फिर मॉनिटर करना है या विनियमन करना है उसका, तो फिर उसके लिए भी उपविधियाँ किसके द्वारा बनाई जाएंगी, पंचायत के द्वारा बनाई जाएंगी। रेगुलेशन करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है या मना करना है, उपविधियाँ बना दी जाएंगी ग्राम पंचायत के द्वारा। आगे देखते हैं, सफाई, मलवहन और जल निस्तारण से संबंधित उपविधियां ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई जाएंगी। सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक स्थान के प्रयोग हेतु अवैध वसूली का प्रतिषेध और विनियमन यानी रेगुलेशन करने के लिए भी उपविधियां ग्राम पंचायत के द्वारा ही बनाई जाएंगी। अंत्येष्टि स्थल, नहाने के स्थान, खाद के गड्ढे, चरागाह और खेल के मैदान के लिए भूमि उपलब्ध करवाने हेतु उपविधियां जो होंगी वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही बनाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं उपविधि बनाने की प्रक्रिया क्या होती हैं, प्रक्रिया किस तरीके से बनेगी उपविधियां, यदि ग्राम पंचायत उपविधि बनाना चाहे तो किस तरीके से उपविधि बना सकती है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ग्राम पंचायत जिस भी विषय में उपविधि बनाना चाहती है, मान लीजिए जल प्रबंधन से संबंधित किसी विषय में उपविधि बनाना चाहती है कि हम जल का प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, तो पहले तो पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या उसके रूल्स होंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, पूरे चरण लिखे जाएंगे। फिर उस ड्राफ्ट का क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। फिर जब प्रकाशन हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी ग्राम सभा ही संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है। हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसको आपत्ति होती है, तो फिर उसके लिए आपत्तियों का निमंत्रण किया जाएगा। भैया आइए बताइए क्या, मतलब क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो फिर उस दिक्कत का सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आपत्तियों पर ग्राम पंचायत बैठक में विचार किया जाएगा। जब आपत्तियों पर ग्राम पंचायत बैठक में विचार कर लिया जाएगा तो फिर उन आपत्तियों सहित उस पूरे ड्राफ्ट को किसके पास भेज दिया जाएगा, विहित प्राधिकारी के पास, ठीक है। उपविधि बनाने के संबंध में बात हो रही है, यदि कोई आपत्ति तो आपत्तियों सहित क्या क्या आपत्ति है, ग्राम पंचायत ने उस पर क्या सॉल्यूशन निकाला, ये भी लिखा जाएगा उसमें, और जो ड्राफ्ट था पूरा वो भी विहित प्राधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और विहित प्राधिकारी फिर क्या कर सकता है, उससे उस पूरे ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और फिर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 114। धारा 114 क्या कहती है, धारा 114 में है, यदि कोई ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य पद त्याग देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है या बाद में उसका कभी निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका पद हो जाएगा क्या, रिक्त हो जाएगा। अब पद रिक्त होने की स्थिति में दो स्थितियां बनती हैं कि 6 माह से कम समय शेष और 6 माह से अधिक समय शेष। यदि 6 माह से अधिक समय शेष होगा तो पुनः निर्वाचन हो जाएगा और यदि कम समय शेष होगा तो निर्वाचन नहीं होगा, यही कहा गया है, ठीक है, धारा 114 में। आगे देखते हैं, अब ये जो मैंने बीच में धाराएं छोड़ी थी, धारा 113, धारा 115, 16, 17 और 18,
इनमें कुछ नहीं है, आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है इनको, बस इसमें इन सब धाराओं का मतलब एक ही है। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जहाँ-जहाँ भी ग्राम सभा लिखा था, उसको हम अब ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 1994 से पहले जो भी चीज़ें चल रही थी, वो ग्राम सभा के नाम से चल रही थी। ग्राम पंचायत तो 94 में बनी। तो इन धाराओं में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे धन धन का हस्तांतरण है, ठीक है? या ऋण का हस्तांतरण है, तो वो पहले था ग्राम सभा के नाम पे, वो अब कहाँ पे हस्तांतरित हो जाएगा? ग्राम पंचायत के नाम पे 1994 के बाद। ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो चीज़ें अभी तक ग्राम सभा के अंतर्गत थीं, वो अब सब ग्राम पंचायत के अंतर्गत मानी जाएँगी। धारा 119 धारा 119 क्या कहती है? यदि इस अधिनियम में किसी उपबंध को किसी कारण से प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई होती है, एग्जीक्यूशन करना है आपको इस पूरे एक्ट का, और आपको कोई कठिनाई हो रही है इसके एग्जीक्यूशन में, तो उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। यदि कोई भी कठिनाई आती है, उसको दूर उसको दूर किस तरीके से किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा कोई आदेश दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है? मान लीजिए कोई धारा है, ठीक है? पूरे अधिनियम में मान लीजिए कोई धारा है, धारा 28 है, ठीक है? 28 का है, ठीक है? अब इसको एग्जीक्यूट करने में, भूमि प्रबंधक समिति को गठित करने में या किसी भी तरीके से दिक्कत आ रही है भूमि प्रबंधक समिति को गठित गठित करने में या उसके कार्यों में, तो फिर उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार किस तरीके से करेगी? राज्य सरकार करेगी आदेश जारी करके, कोई भी आदेश दे देगी जिस तरीके से उस कार्य को पूरा किया जा सकता हो। इसके लिए राज्य सरकार 1994 एक्ट के प्रभावी होने के 2 वर्ष पश्चात कोई आदेश नहीं दे सकती। मतलब जो भी ये कमियाँ, इस एक्ट में जो भी कमियाँ होंगी या जिनको एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा, तो वो चीज़ें आपको 2 साल के अंतर्गत समझ में आ जाएँगी, 1994 से 1996 तक, ठीक है? एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इतना समय सफिशिएंट है कि 2 साल में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये उस टाइम के लिए थी धारा कि आप 2 साल तक यदि कोई भी दिक्कत आती है, तो फिर उसके लिए अलग से राज्य सरकार द्वारा आदेश बना दिया जाएगा। आदेश के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसी आदेश के द्वारा हमेशा ही एग्जीक्यूट किया जाएगा फिर, ठीक है? तो यही बताया गया कि इसके लिए राज्य सरकार 1994 एक्ट के प्रभावी होने से 2 वर्ष पश्चात कोई आदेश नहीं बनाएगी, यानी 2 वर्ष के अंतर्गत ही सारी कठिनाइयों को दूर करना होगा। तो आज यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया अपना पीआरआई एक्ट, जो उत्तर प्रदेश का था 1947। लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटा है जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है? और आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज भी पता चल गई होगी कि पंचायत के अंतर्गत वास्तव में सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? तो आप ये जो 6 वीडियो हैं इनको बार-बार देखिए, क्योंकि पीआर एक्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपको कोई भी चीज़ में पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, जो भी पंचायत से संबंधित हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं फिर। तो ये पीआर एक्ट तो ज़रूर पढ़िए सभी लोग, ध्यान से पढ़िए और समझ-समझ के पढ़िए इसको। अब देखते हैं, हम आज प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि वह पंचायत पदाधिकारियों की विधिक अधिकारों में सहायता करे? ठीक है, ये अभी मैंने क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को कि ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि वह पंचायत पदाधिकारियों की विधिक अधिकारों में सहायता करें। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कर सकता है। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िएगा ध्यान से। राज्य सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत नियोजित व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कर सकता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? यह अधिकार केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को है, क्योंकि वही उस ग्राम पंचायत के वास्तविक निवासी होते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट है।
आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, निर्वाचन संबंधी भूमि के अधिग्रहण हेतु किसी अपराध में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास कितना दिया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी यदि भूमि के अधिग्रहण हेतु आप किसी अपराध में दोष सिद्ध हो गए तो फिर आपको अधिकतम कारावास कितना दिया जा सकता है। ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तीनों के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और अब कल हम जिला योजना समिति, ठीक है, जिला योजना समिति पे वीडियो लेकर आएंगे। आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गई, काफ़ी दिन में बाद आई है। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मेरी तबीयत हो गई थोड़ा सा ख़राब, तो उस चक्कर में फिर क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इतना लेट हुआ। अब हो सकता है कि जिला योजना समिति की क्लास कल या परसों में आ ही जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और जिला योजना समिति का एक एक चीज़ कवर करेंगे हम क्लास में। तो जिला योजना समिति से तो कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ये चीज़ मान के चलिए। और उसके बाद हम योजना कवर कर लेंगे। योजनाएं हम विभाग वाइज देख लेंगे। अभी कुछ ओल्ड योजनाएं भी करवानी है हमें, तो कुछ ओल्ड योजनाएं भी करवाएंगे और फिर विभाग वाइज योजनाएं कवर करेंगे। ठीक है, योजनाएं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर आनी है, 20 नंबर की योजना आनी है, तो फिर योजनाओं पे हमें फोकस करना पड़ेगा। हालांकि हम जो 3 पार्ट दे चुके हैं उनको बार बार रिवीजन करते रहिए, उनसे ही लगभग लगभग 10 से 12 योजनाएं तो उन्हीं से आ जानी है। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है योजनाओं के लिए। योजनाओं के लिए अभी और भी कंटेंट आएगा, तो कोई भी छात्र परेशान ना हो योजनाओं के लिए। ठीक है, अभी हम कल जिला योजना समिति पढ़ेंगे, उसके बाद योजनाओं का कंटेंट लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए फिर गुड बाय, मिलते हैं आपसे कल या परसों में फिर नई क्लास के साथ। धन्यवाद।